हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सुशांत और कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ लेक्चर लेकर के आए हैं और उसमें हम हीटिंग इफेक्ट आज शुरू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, करंट का एक इफेक्ट और होता है जिसको बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट। अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या है, लिखने से पहले हम समझते हैं इसको। देखिए, आपने देखा होगा करंट, आयरन आती है प्रेस, जिससे हम इस्त्री वगैरह करते हैं कपड़ों पर। उसमें जब करंट पास करते हैं तो वो गर्म होने लगती है ना। अच्छा, आपने बल्ब देखा होगा, पहले आते थे बल्ब, नॉर्मल एलईडी नहीं, बल्ब। उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, वो लाइट भी देते थे और हीट भी देते थे, है ना। आपने देखा होगा तार में या किसी में भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, करंट फ्लो करे तो वो गर्म पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो करंट हीटिंग इफेक्ट शो करता है उस कंडक्टर में, है ना। अच्छा, तो इसकी पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, व्हेन करंट पासेस, या फिर इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन passes through any conductor, when electron passes through any conductor which have high resistance, then the current also shows a heating effect. देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन पास करते हैं थ्रू किसी भी कंडक्टर के जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तब वो एक इफेक्ट दिखाता है। उसी इफेक्ट को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि एक फॉर्मूला बताया था इस तरीके का, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। तो ये फॉर्मूला में मैंने ये क्या बताया था, वर्क डन क्या होता है, ये वर्क डन, और इसी को मैंने बताया था आपको एनर्जी। यही क्या है, एनर्जी। क्योंकि फ्लो कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस में फ्लो कर रहा था, तो फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन अपॉन चार्ज का फॉर्मूला निकला। तो वर्क डन यहाँ पर और क्या था, एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट जब ये दिखाता है तो ये करता क्या है, करंट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी, कन्वर्ट्स इनटू, किस में कन्वर्ट होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी थर्मल एनर्जी में। किसमें? थर्मल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होती है? थर्मल एनर्जी। मतलब कि वर्क डन ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है वो होती है थर्मल एनर्जी में। तभी वो जाकर के हीट होने लगता है। क्या? कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक है ना। तो जिसका रेजिस्टेंस हाई वो ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी दिखाएगा, थर्मल एनर्जी दिखाएगा, मतलब कि वो ज्यादा हीट होगा। अच्छा, इसी तरीके का एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, निक्रोम। अब ये क्या है? ये एक अलॉय है, मतलब कि एक या दो मेटल्स को मिलाकर के बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट दिखाने के लिए इसकी रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टेंस को बहुत हाई कर दिया गया है, जिससे कि ये हीटिंग इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे। किसकी किसकी मदद से? करंट की मदद से। इसमें देखिए, आपने देखा होगा आयरन्स, है ना, आयरन प्रेस बोलते हैं जिसको घर में नॉर्मली, जिससे हम कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, है ना। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें होता है निक्रोम। जो निकल और क्रोमियम किसका अलॉय है? निकल और क्रोमियम। ध्यान से लिख लेना इसको एग्जांपल में, निकल और प्लस क्रोमियम। निकल और क्रोमियम किसका? निकल और क्रोमियम।
अच्छा आपने वो पढ़े है ना हिंदी में, संधि विच्छेद बोलते हैं इसको, संधि विच्छेद। तो निकल Na और क्रोमियम का क्रोम, निक क्रोम, ठीक है ना। हिंदी में आपने पढ़ाई होगा संधि विच्छेद टाइप। तो उसी तरीके से निकल का जो है वो आया है Na, और क्रोमियम का जो है, क्रोमियम लिखा जाएगा यहाँ पे, वो उसका आया है क्रोम। तो निक्रोम क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। किसकी वजह से, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई कर दी गई है। एक या दो मेटल्स को मिला करके इसकी रेजिस्टिविटी इतनी हाई कर दी गई है कि ये फ्लो कम करता है और रेजिस्टेंस ज्यादा दिखाता है, जिसकी वजह से उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा आता है ना। अच्छा अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। देखिए इसका फॉर्मूला समझने के लिए अब मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई थी, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन चार्ज, वही फॉर्मूले को हम यूज करके इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, है ना। अच्छा देखिए अब इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, किसका यूज करना है, वेलोसिटी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वेलोसिटी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। अच्छा यहां पर जो वर्क डन है ये क्या बताया था मैंने, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि कन्वर्ट किस में हो गई, आपकी थर्मल एनर्जी में। किसमें, थर्मल एनर्जी में। अरे एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हुई, थर्मल एनर्जी में, तभी तो जाकर के हीट होगा। कोई भी कंडक्टर या कोई भी इंसुलेटर है, इंसुलेटर तो खैर होते नहीं है, थर्मल एनर्जी किस में बनेगी, जो कंडक्ट करेगा, बट रेजिस्टेंस उसका हाई होगा, है ना। अच्छा तो वर्क डन को मैंने बताया था एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, थर्मल एनर्जी में। मतलब कि अल्टीमेटली वर्क डन को हम एनर्जी बोल सकते हैं, है ना। अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने ई से डिनोट किया, जो कि एनर्जी थी सिंपल। वर्क डन को आपने डब्ल्यू से डिनोट किया। थर्मल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे एच से, इसको बोला जाता है हीट, एच से, ठीक है ना। तो मैं डब्ल्यू की जगह पे मैं एच का यूज कर सकता हूँ, है तो एनर्जी, वर्क डन को एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, थर्मल एनर्जी में। तो थर्मल एनर्जी को मैं नॉर्मली एच लिख सकता हूँ, लिख ही सकता हूँ भाई। अच्छा तो मैंने क्या किया, इस डब्ल्यू को हटा करके, जो कि एनर्जी बता रहा था थर्मल एनर्जी के रूप में, मैंने इसको एच लिख दिया। अब ना समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो है नहीं, सिंपल आपको बताता जा रहा हूं मैं कैसे। वर्क डन को एनर्जी बोला, एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, थर्मल एनर्जी में, ठीक है। अच्छा तो देखिए अब मैंने आपको बताया इस Q को हमने किया इधर ट्रांसफर। जब Q को हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये इसके साथ यहाँ पर ये डिवाइड में, इधर ट्रांसफर करें तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिंपल। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ क्लियर, H इक्वल्स टू V इंटू क्यू, ठीक। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ओम्स लॉ से, है ना। देखिए ओम्स लॉ से मैंने बताया था, ओम्स लॉ में लिख देता हूं यहां पर, V इक्वल्स टू आई आर, एक हम ये मान लेते हैं। अच्छा और चार्ज का मैंने एक फॉर्मूला और बताया था आपको, कौन सा, याद करो, शुरुआत में बताया, सबसे पहले मैंने वही फॉर्मूला बताया था आपको, पहले लेक्चर में दिखाया था मैंने कि चार्ज को क्या बोलेंगे, देखिए आई इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द करंट इज, इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज की रेट क्यू अपॉन टी मैंने बता रखा है ना। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी और आप सिंपल लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू, इसको मैंने माना दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अच्छा इधर से मेरे को V की वैल्यू मिल गई, इधर से ये जो ये चार्ज है, ये कैसे, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, जब मैं इस टी को उठा करके आई के पास पहुंचा दूंगा, है ना। टी को मैंने शिफ्ट कर दिया आई के पास। अच्छा अब मैंने क्या किया, देखिए ओम्स लॉ से मैंने V की वैल्यू निकाल ली और इलेक्ट्रिक करंट से मैंने Q की वैल्यू निकाल ली। ये वाली वैल्यू भी हमको मिल चुकी है ना। और ओम्स लॉ की हमको V की वैल्यू मिल चुकी है ना। अब हम क्या करेंगे, इस वजह से सारे फॉर्मूले तुरंत की तुरंत याद करते चलो, आगे चल के तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं कह रहा हूं आपसे,
ठीक है, अब हमको करना क्या है, देखिए सिंपल v की वैल्यू पता पड़ गई, q की वैल्यू पता पड़ गई, अब हमको केवल इसमें फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर में मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला है वो हमें पता पड़ जाएगा। अच्छा, v की वैल्यू पुट करेंगे आई आर इंटू q की वैल्यू क्या है आई टी, तो आई टी है ना, तो फॉर्मूला क्या बना आई स्क्वायर आर टी, किसका फॉर्मूला है ये, हीट का, किसका फॉर्मूला हीट का, जोर से बोलो हीट का, किसका फॉर्मूला हीट का, आई स्क्वायर आर और टी, वेयर टी इज द टाइम और आर इज द रेजिस्टेंस एंड आई इज द इलेक्ट्रिक करंट। सो सिंपल फॉर्मूला, अब आप कभी भी भूले तो जिस तरीके से मैंने बताया आपको, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, तुरंत हीट निकल आएगी। और हीट को देखिए मैंने आपको एक बात और बताई थी, ये क्या है, ये वर्क डन, मतलब कि एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिकल, किस में कन्वर्ट हुई, थर्मल एनर्जी में। तो थर्मल एनर्जी को हमने किससे डिनोट किया, एच से। हमको फॉर्मूला मिल चुका है। अच्छा, अब इसकी हम बात करते हैं ऐसा यूनिट की। देखिए ऐसा यूनिट चाहो तो पुट वैल्यू करके निकाल सकते हो, लाइक एम्पियर और ओम और सेकंड, बहुत टेंशन होगी इससे, बहुत बड़ा हो जाएगा एम्पियर, कितना याद करोगे। इससे बढ़िया देखिए मैंने आपको बताया एनर्जी, और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी है, थर्मल एनर्जी। तो क्या सर अलग अलग होगी सबकी, नहीं होगी, एनर्जी तो सेम है, चाहे थर्मल एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लो, मैकेनिकल एनर्जी ले लो, कुछ भी एनर्जी आप लोगे उसकी ऐसा यूनिट जूल ही रहेगी। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, जूल, जूल। ये क्या है, ऐसा यूनिट। नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो बनाते रहें, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है नोट्स का, आप वहां से प्रिंटेड नोट्स भी उठा सकते हैं और यहाँ से आप लिख भी सकते हैं तुरंत की तुरंत, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला फंडा जो कल बताया था वो भी करते हैं। देखिए इसमें, चलो मैं इसको ऊपर से इरेज करता हूँ तब बताऊंगा आपको, है ना। इसको इरेज करता हूँ, डेफिनेशन आपने लिख ली होगी अभी तक। अच्छा, सो अब आगे चलते हैं, वो डायरेक्टली और इनवर्सली वाला फंडा देखते हैं, इसमें क्या है डायरेक्टली और क्या है इनवर्सली। अच्छा, इसमें इनवर्सली कुछ लग रहा है क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें इनवर्सली कुछ आपको लग रहा है, यहां जाते हैं इनवर्सली। अच्छा, इनवर्सली होता कैसा था, कल मैंने बताया था ना आपको कैसे होता था, कल मतलब लास्ट लेक्चर में। अच्छा देखिए, तो इनवर्सली कैसे होता था, इनवर्सली होता था कुछ इस तरीके से, इनवर्सली मतलब 1 में y, ये होता था इनवर्सली। और अगर ये डायरेक्टली करना है तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, y के इंक्रीज करने पर x पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम y को बढ़ाते हैं तो x भी बढ़ जाएगा, है ना। इसको हटाया था कांस्टेंट आ गया था, ये तो खैर कल उस पिछले लेक्चर की बात है। अच्छा यहां देखते हैं, देखिए पहला स्टेटमेंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। देखिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, किसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा आप ये कहोगे सर ये मतलब ये स्टेटमेंट क्यों लिखवा रहे हो, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे कि अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दिया तो हीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब जब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही नहीं पता तो आप कैसे बता पाओगे कि इलेक्ट्रिक करंट के बढ़ाने पर हीट बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तभी बता रहा हूं मैं आपको, अगर इनवर्सली वाला होता ना, लोग देखिए कैसे, जैसे ये एक फॉर्मूला है v इक्वल टू आई आर, ये रफ रफ बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है, v इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, वेयर आई इसको करते हैं आर, आर इधर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब मैं कहूंगा क्वेश्चन देखिए मैं कैसे बनाता हूं उसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि पहला तो सिंपल क्वेश्चन कैसे बनेगा, आई दे दे, वी दे देगा, आर दे देगा, आई पूछ लेगा, सिंपल क्वेश्चन। दूसरा टाइप,
अगर मैंने V को डबल किया तो I पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा टाइप, अगर मैंने रेजिस्टेंस को डबल किया तो I पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो I पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चौथा टाइप, ये दोनों को भी मिक्स कर देगा कि पोटेंशियल को डबल कर दिया और रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया तो I पे क्या करंट पड़ेगा। ये आपको डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से पता पड़ जाएगा कि किसके बढ़ने पर किस पे इफेक्ट पड़ने वाला है। सो इसको मिस मत करना, और मैं आपको बता रहा हूं इतना करते चलोगे कोई टेंशन नहीं होने वाली आपको, गारंटी। आगे चलते हैं, देखिए दूसरा स्टेटमेंट। अच्छा वैसे लिखा तो यही नीचे आई के स्क्वायर, बस बता रहा हूं मैं आपको। से हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट, जितना कम रेजिस्टेंस उतनी कम हीट। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब वो आपस में टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, थर्मल एनर्जी में। समझ पा रहे होंगे। तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिक्वायर्ड टाइम। कितने टाइम में कितना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम। तीनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते रहे। ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन ही बनते हैं, इन पर ही बनते हैं कि किस तरीके से किसके बढ़ाने पर क्या कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें कंफ्यूजन होता है, इस वजह से ये क्वेश्चन 110% गलत हो जाते हैं। बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि क्या बढ़ाना है क्या घटाना है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब में वो कंफ्यूज हो जाता है। सो कल मतलब कि लास्ट लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। सो आई होप आपने देखा भी होगा और समझा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी जा करके पहले उसको समझे, क्योंकि उसके समझने से पहले इसको समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा आगे चलते हैं। देखिए इतना सब आपने समझ लिया। ये क्या है, हीट। हीट है आपकी थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी। कौन सी वाली, इलेक्ट्रिकल वाली। कौन सी वाली, इलेक्ट्रिकल वाली। और इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बन रही है एनर्जी। वो आपस में टकराए, रेजिस्टेंस बढ़ा, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, थर्मल एनर्जी में। समझ में आ रहा है। एनर्जी वाले जी, एनर्जी कन्वर्जन आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब चलते हैं। देखिए आई क्या है, आई तो पता होगा, करंट है। आर इज रेजिस्टेंस एंड टी इज, ये ऐसा यूनिट है, इसको लिख लेना, बहुत मस्त है। ठीक है। और सिंपल आपको नहीं भी अगर याद हो रही है कोई बात नहीं, सिंपल एक याद कर लो, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, या मस्कुल, कोई सी भी एनर्जी होगी, उसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो ऑलवेज जूल होगी। सो एक क्वेश्चन करते हैं, आइए। तो देखिए ये है अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, समझेंगे क्या दे रखा है वो नोट करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए 200 जूल मतलब कि 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड। देखिए 200 जूल, जूल किसकी ऐसे यूनिट होती है, एनर्जी की। तो उसने क्या दे रखा है हमको, हीट। ये है हीट, समझिए हीट क्या है, हीट कितनी है, 200 जूल। अगर यही आप समझ गए ना तो आधे क्वेश्चन आपके सिंपल हो जाएंगे। क्या हीट है, क्या ये दे रखा है, क्या फॉर्मूला लगाना है, फिर बचा ही क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं। अच्छा, प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड, मतलब ये हो गया एच और ये हो गया टी। ठीक है ना। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आर। ये तो मैं आपके बताने के लिए लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस, टाइम, हीट। आप केवल ऐसा लिख सकते हैं कि एच इज इक्वल टू 200 जूल, सिंपल। ये मत पूरा पूरा मत लेना, टाइम आपका जाएगा। रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 5 ओम, ये हो गया आर। ठीक है ना।
क्या पूछ रहा है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। अच्छा, सर ने ऐसा तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा हो हीट में, है ना। इसमें थोड़ा सा काम करेगा आपका कॉन्सेप्ट। देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अच्छा, यहां पर तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस का है नहीं सिंबल, तो अब फाइंड कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखा है, करंट हम इसमें से अगर फाइंड कर लें तो ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, V इक्वल्स टू आई आर। अगर आई पता पड़ जाए, आर तो हमें दे ही रखा है, आई अगर पता पड़ जाएगा तो हम तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। आइए करते हैं, देखिए। अब आई बारी का कैलकुलेशन की, इसको हमने नीचे ट्रांसफर किया तो H इक्वल्स टू आर टी, ठीक है। इधर हो गया आई स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे, ऐसा नहीं करते, करेंगे कैसा? देखिए, दोनों तरफ लेंगे हम रूट, ये आ गया रूट और ये आ गया इधर रूट। अच्छा, अब अगर बच्चे थोड़ी सी मैथ अगर जानते होंगे 10th क्लास में अच्छी खासी, तो आप ये कहेंगे सर इसके अंदर रूट है, इसके आने वाला आंसर होना चाहिए प्लस माइनस आई। खैर, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें माइनस माइनस का कोई चक्कर नहीं, बट ऐसा मैथ में होता है कि लाइक अगर इसमें यू करके लिखा गया है 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 2, बट ऐसा है नहीं, इसका आंसर आता है केवल प्लस का। ये मैथ की बात है, मैथ में जानना आप लोग, मैं इसको केवल ये बताता हूँ आपको। देखिए, आई जब हम दोनों तरफ किया तो इसका ये आ गया आई इक्वल टू एच आर टी, ठीक है। फॉर्मूला वही है, बस असेंबल कर दिया है, रिसेंबल। तो देखिए, आई स्क्वायर इस पर से स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि इधर रूट आ गया है ना, ठीक है। एच की जगह पे 200 अपॉन आर की जगह पे 5 ओम, इसकी जगह पे 10 सेकेंड, ये है रूट, ठीक है ना। आई सिंपल, इससे गया ये नीचे 5, ऊपर गया कितना 4 टाइम, अंडर रूट में है तो आई की वैल्यू आ गई आपके पास 2 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 एम्पियर। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ओम्स लॉ वाला, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। आप कर रहे हैं ना सॉल्व, और नहीं कर रहे हैं तो करिए। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम? ओम्स लॉ वाला, V इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू हमें हमारे पास दे रखी है, निकाल लिया हमने 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस हो गया आपके पास 5 ओम, तो यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू 5। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट, ये आ गया 10 वोल्ट, यही है इसका आंसर। रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। कैसे निकाला? इस फॉर्मूले को रिजेंबल किया और आई की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू ओम्स लॉ में पुट कर दी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने बताया आपको, एक टॉपिक और है, वो है इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर मतलब आपने सुना है कि एलईडी है कोई 9 वाट की, वॉट 9 वॉट, ठीक है ना। और बहुत सी मतलब कि एलईडी आती है, बल्ब आते हैं कि ये 4 वाट के, ये 0 वाट का है, ये इसके, तो वो क्या है? वो इसकी पावर है बल्ब की। अच्छा, इसकी डेफिनेशन, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, इट इज द amount of, it is the amount of electrical energy consumed, ठीक है ना। it is the amount of electrical energy consumed by the circuit, consumed by the circuit per unit time, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें किसका रिलेशन है? टाइम का। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि टाइम का मतलब अगर किसी भी डेफिनेशन में रेट आया, लेकिन इसमें रेट नहीं है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, इतना भी लिख सकते हैं केवल। दूसरी डेफिनेशन भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट पर यूनिट टाइम की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें रेट आ चुका है, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, सर्किट के थ्रू किस रेट पर एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है उसको भी इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। और ऊपर वाली डेफिनेशन लिखी है, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट पर यूनिट टाइम।
वो भी एक ही बात है और नीचे वाली भी एक ही बात है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही चीज है। अच्छा, देखिए फॉर्मूला। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया कि एनर्जी का मतलब क्या था, वर्क डन को हमने क्या बोला था, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी, चीज तो वही है ना। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, मतलब कि E इक्वल्स टू ई अपॉन टाइम लिख सकता हूँ, क्योंकि कंज्यूम्ड रेट का मतलब डिवाइड हो रहा है टाइम का, ये भी तो मैंने बता रखा है। रेट का मतलब कि टाइम का डिवाइड हो रहा है उस वैल्यू के साथ जो कि उस वैल्यू डेफिनेशन में आपको दी गई है। इस डेफिनेशन में क्या दे रखा है, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट पर कंज्यूम्ड हो रही है सर्किट के थ्रू, उसको इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे। और रेट का मतलब डिवाइड बताया था मैंने। अच्छा, तो उसमें बोला था P इक्वल टू ई अपॉन टी। अच्छा, E को ही तो मैंने W बताया था ना, मतलब कि डब्ल्यू ही था, वर्क डन ही तो एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो किस में चेंज हुई, थर्मल एनर्जी में। तो है तो एक तरीके से एनर्जी और वर्क डन एक ही बात है। अच्छा, एनर्जी की जगह पर मैं यहाँ पे वर्क डन यूज कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हैं, एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाने के लिए ताकि और आसानी से आपको समझ में आ जाए कि एनर्जी, क्योंकि नॉर्मल बुक्स में आपने डब्ल्यू देख रखा है, बट है वो एनर्जी, समझ पा रहे हैं ना आप। हाँ, देखिए, अब वर्क डन अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, एक डेफिनेशन मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का, कौन सा फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन चार्ज। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। एक एक फॉर्मूला अगर आप रिलेट करते हुए चलेंगे और इस आगे वाली डेफिनेशंस में अगर आप लगाते चले, पुट करते हुए चले, तो आपको किसी को भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इतनी सी भी, ठीक है ना। सो आइए देखिए, ये इस फॉर्मूले को आपने देख पा रहे होंगे, इस फॉर्मूले को, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अच्छा, डब्ल्यू की वैल्यू में अगर यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये कुछ V इंटू क्यू आ जाएगा ना, आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये इसमें रखता हूँ उसके ऊपर, तो V इंटू क्यू अपॉन में T, ये क्या हो गया, पावर। एक फॉर्मूला ये है, देखो फॉर्मूले का आप नंबरिंग करते रहे, एक फॉर्मूला आपके पास आ गया ये। अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अच्छा, V का एक फॉर्मूला ओम्स लॉ से हमने देखा था, ओम्स लॉ बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर हर फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हैं और एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, बन के आ जाएगा, बनाओ तो पहले सही है। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। अच्छा, यहां से मैंने देखा कि आई को मैंने रख दिया, वो वी को मैंने रख दिया आई आर, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने क्यू का भी बताया था, इलेक्ट्रिकल करंट वाला, कि आई इक्व टू क्यू अपॉन में टी, बताया था ना। तो यहां से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूं या फिर इसको अरेंज करूं, तो ये आ जाएगा क्यू इक्व टू आई इंटू टी। अरे इसको यहां शिफ्ट कर दिया, तो वो जो डिवाइड में है वो किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, सिंपल। इस क्यू की वैल्यू को भी अगर हमने यहां पर पुट कर दिया क्यू की जगह पर, इधर देखिए, यहां से हमने चार्ज की वैल्यू निकाली और इसको यहां पुट कर दिया, इसको हमने बोला थर्ड इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन है ये हमारी इस टॉपिक की। तो देखिए, क्यू को हमने क्या बताया था, आई टी, तो उसको लिख दिया मैंने आई इंटू टी, और एक टी जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था डिवाइड में, तो ये हो गया पी कफ, टी से टी कैंसल, तो जो फॉर्मूला आया वो आया आई स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, दूसरा, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लिख देता हूं, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, हो गया दूसरा फॉर्मूला, और ये हो गया आपके पास पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हमारे किसी काम का है नहीं, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अच्छा सर, एक फॉर्मूला बता दिया आपने, दूसरा फॉर्मूला बता दिया आपने, इसके बाद भी कोई फॉर्मूला होते हैं पावर के, होते हैं क्या, जी होते हैं। अब देखिए कैसे, मैंने बात इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ। देखिए, तो ये हो गया P इक्व टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है ना। एक फॉर्मूला मैंने और बता रखा है, ओम्स लॉ, वो आपका हर मोड पर साथ देगा,
इसको याद करके रखना अच्छी तरीके से। और इसकी डेफिनेशन को क्या बताया था, v इक्वल्स टू आई आर, है ना, r को इधर शिफ्ट किया तो v अपॉन में r इक्वल्स टू आई, ठीक। i की जगह पर इसको पुट कर दो तो v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर इंटू आर, आई की जगह पर ये आई वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, ऊपर से स्क्वायर कर दिया दोनों पर, एक आर से ये आर कट, तो P का हमारे पास पावर का तीसरा फॉर्मूला हमें मिल जाता है जो कि है v स्क्वायर अपॉन में r, और ये हो गया हमारा इस डेफिनेशन का तीसरा फॉर्मूला। फिलहाल 3 ही है, इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए अब इसमें इन पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको हम मेन थिंग पे आते हैं, अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है ना। इसको आप दूसरा बोल दें, इसको आप तीसरा बोल दें, और इसको आप चौथा बोल दें। इससे हमें 4 फॉर्मूले मिल चुके हैं। अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि फॉर्मूले की फॉर्मेटिंग कैसे होगी, कैसे फॉर्मूला बनता होगा और कैसे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। देखिए 4 आपके सामने आ गए। इसकी ऐसा यूनिट है, बताया तो शुरुआत में मैंने बता दिया था, बल्ब किसमें 9 वॉट 6 वॉट, तो ऐसा यूनिट होगी इसकी वॉट, ठीक है। अच्छा देखिए अब इस पर फॉर्मूले वो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहला टाइप वर्क डन दे देगा, टाइम दे देगा, सिंपल यही पूछ लेगा, ठीक है, पावर कितनी है। दूसरा कैसे बनेगा, आपके सामने ना वर्क डन देगा ना टाइम देगा, क्या दे देगा, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, तो पूछ लेगा। तीसरा आई आर दे देगा, करंट और रेजिस्टेंस। अब आपसे कह देगा कि पावर बताओ, पावर के लिए क्या करना है आपको, सिंपल ये फॉर्मूला पुट कर देना, आई स्क्वायर बाई आर, मतलब कि तीसरा फॉर्मूला। फोर्थ थिंग पोटेंशियल डिफरेंस और आर दे देगा। इससे आप अगर ये 2 चीज देगा, इससे आप करंट भी फाइंड कर सकते हैं और पावर भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा टाइम, अगर टाइम दे देगा तो इन दोनों फॉर्मूला में टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर भी टाइम से डिवाइड हो रहा है। अगर टाइम पोटेंशियल डिफरेंस आर तीनों दे देगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा, पावर, ठीक है ना। अच्छा देखिए मैंने इससे पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आई स्क्वायर आर टी एच, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर आर क्या है, पावर। एक फॉर्मूला और आ गया आपके सामने, कौन सा है, एच इक्वल्स टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम, कितनी हीट प्रोड्यूस करेंगे ये फॉर्मूला बताएगा आपको। क्यों, क्योंकि हमने आई स्क्वायर आर टी में आई स्क्वायर आर की जगह पे पोटेंशियल वो पावर लगा दिया और टाइम का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक फॉर्मूला आपके सामने ये और आ गया। काफी सारे फॉर्मूलेज हो चुके हैं, आपको याद करने हैं, एक शीट पर एक पेपर पर सारे नोट कर लें और एक बार सुबह पढ़ें, एक बार शाम को, एक बार दोपहर में, गोलियों की तरह दवाई की तरह लेना है तीनों को, सुबह दोपहर शाम। मैं आपसे कह रहा हूं 2 दिन आपने ट्राई कर लिया, तीसरे दिन आपके अंदर बैठ जाएंगे सारे फॉर्मूले, एक को भी नहीं भूलने वाले आप। तो इतने सारे फॉर्मूले होने के बाद क्वेश्चन टाइप आपको पता पड़ गए, फॉर्मेटिंग पता पड़ गई, सारे एक 1 to 1 हमने टॉपिक्स कर लिए और ये चैप्टर यहाँ पर दी एंड हो जाता है। अगर कुछ आपको क्वेरी करनी है, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल्स में भी जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी वो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हैं। आपको आपके पढ़ने के लिए हमने हर एक बंदोबस्त कर रखा है। आपको वीडियो देखनी है, नोट्स उतारने हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस उतारिए, और एक क्वेश्चन का डीपीपी बना रखी है हमने, वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे हम, वहां से आप वो ले सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लगाइए, कनेक्ट विद अंक बूस्टर। थैंक यू।